नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम ओवरहैंग्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेबल है और ये एक चेन है इस तरह से। ठीक है, लेंथ कितना दिया एल है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओवरहैंग्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरह। 2/3 पार्ट यहाँ पे, तो इसका मतलब एल थर्ड पार्ट क्या है, लटका हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन भी दे दिया बेटा। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया। तो आपसे पूछा क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप्स ऑफ द टेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेन धीरे धीरे अब स्लिप कर रहा है नीचे की तरफ, तब आपको बताना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना है। तो फिर से यहाँ पे देखिए, चेन अगर स्लिप कर रहा है बेटा, तो देखना हर एक पार्ट के बारे में सोचो। कोई भी एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो, जैसे ये वाला छोटा सा पार्ट कंसीडर करो। ये वाला छोटा सा पार्ट कितना स्लिप करेगा, तो आंसर ये पूरा 12/3 लेंथ करेगा कि नहीं। अगर वही मैं और भी कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर करूँ, ये वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ पार्ट स्लिप करेगा, लेकिन क्या ये 12/3 लेंथ स्लिप करेगा, नहीं, अलग अलग करेगा। मतलब हर एक पार्ट जो है, चेन का हर एक पार्ट जो है, वो उसका जो स्लिपिंग लेंथ है वो अलग अलग है ना। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में आया था कि ये पूरे चेन को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हर एक पार्ट के लिए जो हाइट था, जो ऊपर ले जाना था, वो अलग अलग था। तो एक तो वहां पे मैंने शॉर्टकट भी देखा था कुछ, है ना, कि सेंटर ऑफ मास के इक्विवेलेंट करके करने से आंसर क्या आता है, सेम आता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, उसके बाद शॉर्टकट वाला यूज किया। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल मेथड से कर रहे हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे क्या कि कोई शॉर्टकट मेथड इस पर फिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल मेथड से क्या करोगे। तो यहाँ पे देखो, स्लिप करना यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ तक आ गया तो फिर स्लिपिंग खत्म। मतलब स्लिपिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होगा, यहीं तक होगा, ये वाला एंड तक ही स्लिपिंग होगा, है ना। हर एक पार्ट के लिए अलग अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही वाला एंड से कुछ लेंथ कंसिडर कर लेता हूँ कि ये वाले एंड से, है ना, ये वाले एंड से किसी डिस्टेंस एक्स पे फिर से एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, जिसका कि लेंथ कितना है बेटा, डी एक्स, और जिसका कि मास कितना है, डी एम। ठीक है, फिर से यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो लैम्डा जो है, लैम्डा इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, डी एम बाई डी एल भी लिखेंगे। और डी एल की जगह पे यहाँ पे क्या माना है बेटा मैंने, डी एक्स, क्योंकि डी एक्स लेंथ में कितना मास है, डी एम। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, सेम। मतलब चाहे आप पूरा का मास बटे लेंथ करो, चाहे आप छोटे से सेक्शन का मास बाई लेंथ करो, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म चेन का मतलब यही होता है ना, कांस्टेंट होगा, कितने भी छोटे से सेगमेंट का लीजिए। तो यहाँ से हम लोग डीएम की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, डीएम की वैल्यू रखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट से देख लो, एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये आपको याद ही रखना है, हमेशा बहुत बार यूज में आता है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि सर, अब देखो ये छोटा सा पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा पार्ट पे, है ना। दैट इज व्हाट, आपका इसका मास है डीएम। तो डीएम है बेटा, तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, छोटा सा नॉर्मल, जिसको डीएन बोल रहा हूँ। छोटा सा वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, डीएम इंटू जी, एम जी होता है ना, तो डीएम इंटू जी। छोटा सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे कॉन्टैक्ट में, तो दैट इज डी एफ। ठीक है, अब इसको स्लाइड करना है यार, कितना लेंथ स्लाइड करना है, तो दिस लेंथ इज एक्स, एक्स ही आपने माना यहाँ पे, देखो। तो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करने में फ्रिक्शन के चलते वर्क डन कितना होगा, वो आप निकाल सकते हो क्या, अंतरिक्ष हाँ निकाल सकते हैं सर। तो वो जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, छोटा सा आएगा, डी डब्ल्यू। तो फोर्स आपको पता है बेटा, वर्क डन क्या होता है, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया, डी एफ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स। सर यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना आने वाला है, 180, अपोजिट डायरेक्शन में देखो, फ्रिक्शन इधर जबकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सर डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा,
नेगेटिव डी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये, है ना। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन। तो म्यू तो सर हर एक के लिए सेम होगा, तो अब डी यू म्यू मत लिख देना है आपको। म्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, हर एक पार्ट के लिए क्या होगा, सेम होगा म्यू। तो म्यू का म्यू ही रहेगा, म्यू इंटू एन, एन की जगह पे भले डी एन लिखोगे, ठीक है, इंटू एक्स। तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, डी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्टिकल इक्विलिब्रियम से डी एम इंटू जी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू इंटू डी एम, और म्यू इंटू जी पहले लिख लेता हूँ, एक्स भी पहले लिख लेता हूँ, है ना। और डी एम आ रहा है ना ये, हाँ डी एम की वैल्यू बेटा मैं ऊपर से रख रहा हूँ, एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे तो पूरे चेन की निकालनी है। तो म्यू जी एम बाई एल माइनस में ये आ गया एक्स डी एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखोगी कि पूरा चेन कवर हो जाएगा, देख लो। एक्स आपने यहाँ से स्टार्ट किया था एक्स जीरो, और ये पूरा लेंथ दिया बेटा 12/3, तो जीरो से लेके 12/3 कवर कर लो, तो पूरी की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ रहा है टोटल, है ना, दैट इज म्यू एम जी बाई एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट रख लो आप जीरो से लेकर 12/3, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये कितना आ जाएगा यार, माइनस म्यू एम जी अपॉन 12। लिमिट रख लो बेटा, एक बार रखोगे कितना, अच्छा ये सॉरी 12/3 है ना, लिमिट जो यहाँ पे 12/3 था, तो ये आ जाएगा कितना, 4l² बाई 9 अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में कितना आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, एक एल से एक एल गया, दो दूना चार। तो वर्क डन बाई टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया, 2 म्यू एम जी, एक एल बच गया डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया टोटल वर्क डन बाई। तो यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस से करना पड़ेगा। इसका जो आंसर है बेटा 2 म्यू एम जी एल बाई 9, 2 म्यू एम जी एल बाई 9, ठीक है। अब देखो, क्या सर इसको भी सेंटर ऑफ मास मान के कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं। सेंटर ऑफ मास मान के अगर करते बेटा तो क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास मान के करते तो ये लेंथ तो पूरा कितना था, रॉड का मान लेते हैं, पूरे में रॉड है, तो ये 12/3 था, तो इसका मतलब हम लोग क्या मान सकते थे, पूरे का मास सेंटर पे। अब हमको हैंगिंग वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्लाइड कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइड यही वाला पार्ट कर रहा है ना। तो इसका मास कितना है, तो आंसर इज 2m/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एम एल लेंथ में मास कितना है, m है, तो 12/3 करोगे तो मास भी कितना हो जाएगा, 2/3 टाइम्स हो जाएगा, कि अगर लेंथ को 2/3 टाइम्स करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मास, ठीक है। तो इसको बेटा स्लाइड कितना करना है, तो इसका आधा। अब याद करो जैसे क्वेश्चन नंबर 38 में आया था, आधा ऊपर ले गए थे, तो यहाँ पर भी आधा वाला कंसेप्ट है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 12/3 का आधा l/3। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सर इस पे नॉर्मल ऊपर, इस पे एम जी कितना बेटा 2 mg/3 नीचे, इस पे सर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर पीछे। इसी काइनेटिक फ्रिक्शन के चलते वर्क डन पूछा है सर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के चलते वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है ना। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया एफ के एंड डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया l/3। सर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 mg/3, है ना, एन की वैल्यू म्यू इंटू एन होता है, तो एन की वैल्यू कितनी 2 mg/3, क्योंकि इक्वल होगा, इंटू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 mg/3, और ये इंटू कितना हो गया l/3, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, टोटल म्यू एम जी, और ये 2 इधर आ गया, ये माइनस हो गया, डिवाइड बाई कितना आ गया 9, तो इसके ऊपर वाला कितना आया था 2 μmg/9, है ना, यहाँ पे एल भी आ गया। तो देख सकते हैं रिजल्ट क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और ऑब्वियसली मैच करना चाहिए जब तक, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना हाइट के। जब जब ऐसा डायरेक्टली वाला कंसेप्ट आएगा, वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्या आप लिखते हो क्या mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइट। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, है ना, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता था, तो टाइम एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली v प्लस यू बाई टू, एवरेज से काम चल जाता है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि शॉर्टकट से भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मान के हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 के साथ।